वेलकम टू केजी लाइसियम। आज हम लोग BHIC 103 के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यूनिट 4 को देखने वाले हैं। यूनिट 3 पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया अच्छे से, और उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन था साउथ इंडिया का, जिसमें पेनिनसुलर इंडिया और दक्कन हम लोग जो पढ़ रहे थे साथ, जिसमें तमिल हम और दक्कन पढ़े थे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग जाने कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, किस रूलर्स कौन कौन थे, सोसाइटी को जाने। आज हम लोग पेनिनसुलर इंडिया के एग्रेरियन सोसाइटी को जानेंगे और एग्रेरियन सेटलमेंट को जानेंगे, और देखेंगे कि अलग अलग रीजन में किस तरीके की खेती होती थी और सोसाइटी कैसा था, एग्रेरियन हेड कैसे थे, कास्ट सिस्टम कैसा था। वो हर एक चीज़ हम इसमें आज देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इस यूनिट के साथ आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट वेज ऑफ पीपल अर्नड अ लिविंग इन पेनिनसुलर इंडिया, कि लोग किस किस तरीके से जीवन यापन के लिए अर्न करते थे। तेनाई सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे ये काम करता था, किस एरिया में कैसे खेती होती थी, कैसे कैसे सोसाइटी उस एरिया में रहते थे, और इसका एंड क्यों हो गया तेनाई सिस्टम का, वो आज हम डिटेल में जानेंगे। डिस्क्राइब करेंगे सोशल कंडीशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर सोसाइटी में कैसा था, लेबर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था और सोसाइटी का कंडीशन कैसा था, वो सब जानेंगे। और हम जानेंगे सेटल्ड एग्रीकल्चर का विस्तार किस तरीके से हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पहुँचा, और खास करके सातवाहन के अंडर में ये कैसा था, वो चीज़ हम यहाँ पे जानेंगे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो सेटल्ड एग्रीकल्चर वाज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन सोसाइटी। ये मेजर टर्निंग पॉइंट था एग्रीकल्चर का आना, क्योंकि इससे पहले लोग एग्रीकल्चर सही तरीके से नहीं करते थे, है ना। वो सब ट्राइब्स थे, तो हिली रीजन में या फिर वॉर में ज़्यादा अपने आप को रखते थे, एग्रीकल्चर कम करते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते थे। कुछ जगह रहे वहाँ पे एग्रीकल्चर किए, फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, कुछ ऐसा ही एग्रीकल्चरल सेटलमेंट उस वक्त था। धीरे धीरे लोग नदी किनारे रहने लगे, अच्छी एग्रीकल्चर टैक्टिक जान गए और एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर देने लगे, जिससे एक सेटल्ड सोसाइटी बनता है और लोग एक जगह बसने लगते हैं। इससे क्या होता है, पीपल स्टॉप्ड वांडरिंग, लोग भटकना बंद कर देते हैं। स्टार्टेड लिविंग नियर वाटर सोर्सेज, जहाँ पानी का रिच एरिया है वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं और क्रॉप्स उगाना शुरू करते हैं। और इस वजह से जो फार्मिंग था वो जीवन यापन का मेन वे ऑफ लाइफ बन जाता है। जो पहले हंटिंग हुआ करता था, गैदरिंग, हंटिंग गैदरिंग फिशिंग, ये सब जो हुआ करता था वो अब कम जाता है, स्टिल कंटिन्यू है लेकिन वो कम हो गया। इसके बदले में अब क्या हो रहा है, तो वे ऑफ लाइफ जो है वो अच्छा खासा हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। थ्री फेजेज ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ सोशल साउथ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। प्रिमिटिव टूल के जरिए जो एग्रीकल्चर होती थी, जो कि हिली रीजन जो होते थे वहाँ पे टेक्नोलॉजी की ज़रूरत कम होती थी, और प्रिमिटिव टूल से भी एग्रीकल्चर हो जाते थे। जैसे ये हिली रीजन है तो यहाँ पे कुछ एरिया को क्लीन कर दिया गया और यहाँ पे क्रॉप लगा दिया गया, पानी इधर से आता था और नीचे की ओर बह जाता था, और जितना ज़रूरत होता था वो कम मेहनत में क्रॉप जो है वो लगभग यहाँ पे उपजा लिया जाता था। बाद में बेटर टेक्नोलॉजी आता है, बेटर टेक्नोलॉजी में हमें प्लॉ एग्रीकल्चर देखने को मिलता है। जब प्लॉ एग्रीकल्चर आया, यानी कि जब खेत जुतना शुरू हो गया, तो फिर रिवर वैली में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हमें एग्रीकल्चरल सरप्लस देखने को मिलता है। जो प्लेन एरिया होते थे, जो नदी के बगल प्लेन एरिया होते थे, उसमें हमें क्रॉप अब कल्टीवेशन देखने को मिलता है, और उसी आसपास क्रॉप कल्टीवेशन की वजह से ढेर सारा सोसाइटी उसके आसपास डेवलप होता हुआ दिखता है। कुछ नॉन कल्टीवेटिंग ग्रुप थे जिनके पास बेटर नॉलेज था, जैसे कि ब्राह्मण्स थे, बुद्धिस्ट थे। ये सब गिफ्ट के तौर पे, बतौर गिफ्ट ये सब लैंड लैंड लेते थे, फर्टाइल लैंड लेते थे गिफ्ट में, और उस पे अपना खेती करते थे। इनके पास, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, इनके पास सीजन्स की जानकारियाँ होती थी, और इस तरह से वो अच्छी खेती इसमें कर पाते थे, और इनके पास फार्मिंग मेथड भी बेटर होता था। तो ये नॉन एग्रीकल्चरल ग्रुप भी थे जो यहाँ पे डेवलप होते हुए अब हमें दिख रहे हैं। बेटर टेक्नोलॉजी खेती में हमें दिख रहा है, जिस वजह से खेती में हमें ज़्यादा अनाज का उपज, यानी बेटर सरप्लस जो है हमें देखने को मिलता है। सोर्सेज क्या हैं जहाँ से हम पता कर पाते हैं पेनिनसुलर इंडिया में एग्रीकल्चरल सोसाइटी का? तो जो मेन सोर्स है वो संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर जो हैं वो
अर्लीस्ट पोएम थे जो फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी सीई के बीच हमें देखने को मिलता है। बाद में संगम लिटरेचर को 8 एंथोलॉजीज़ में कंपाइल कर दिया गया, जिसको हम लोग इत्तु टोकई कहते हैं, जिसको इत्तु टोकई कहते हैं, और ये संगम लिटरेचर के बाद का कंपाइलेशन है जो कि 8 एंथोलॉजीज़ में इसको 8 बुक्स में इसको कंपाइल किया गया था। तो यहाँ से हमें एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में जानने को मिलता है। उसके साथ-साथ हमें फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी यहाँ जानने को मिलता है। कुछ ज़िक्र हैं यहाँ पे कौन-कौन से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे, जैसे रागी, शुगर केन, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं, जैसे कि मेगालिथिक बरियल्स जो भी था, वहाँ पे ढेर सारे अनाज को भी लोगों के साथ दफनाया जाता था। तो उस अनाज को देखते हुए वहाँ की सोसाइटी, खास करके एग्रीकल्चरल सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस से भी हमें एग्रीकल्चर सोसाइटी के बारे में पता लगता है। कॉइन होर्ड्स तो थे ही, यहाँ से पंच मार्क्ड कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं, रोमन कॉइन्स देखने को मिलते हैं, और कॉइन में किस तरीके से एग्रीकल्चरल जो साइन है, क्रॉप साइन है, वो हमें यहाँ पे हमें कुछ सोर्सेज बता देते हैं। उसके साथ-साथ कुछ अकाउंट्स हैं जो कि ग्रीक्स और रोमन राइटर के द्वारा लिखा गया था, वहाँ से भी हमें सोर्सेज के बारे में पता चल जाता है। संगम टेक्स्ट जो हैं वो 2 स्टेजेस में ये हमें बताता है, एक ट्राइबल स्टेज और दूसरा अर्ली टाउन जब बसा था वो। तो ये दोनों ही फेज़ हमें संगम लिटरेचर हमें बता देता है। अब इसके साथ-साथ हम लोग अब तिनई कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि तिनई कॉन्सेप्ट क्या है, जो हम पिछले लेक्चर में भी देख चुके थे। तो तिनई सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया इन दिस यूनिट। इस यूनिट में हम तिनई सिस्टम को पढ़ेंगे। इट कम्स फ्रॉम द एंशिएंट तमिल टेक्स्ट तोल्कापियम। ये तोल्कापियम जो है, ये जिसको तोल्कापियार भी कहते थे, तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था। इसमें तिनई सिस्टम को डिस्क्राइब किया गया है अच्छे से। तिनई जिसका मतलब होता है इको जोन या फिर नेचुरल लैंडस्केप। अलग-अलग जो टोपोग्राफी होते हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे पानी है, वाटर रिच एरिया है। तो अलग-अलग टोपोग्राफिकल एरिया को का अलग-अलग नाम दिया गया था, और पेनिनसुलर इंडिया में वो 5 तरह के थे। ये जो आप बीच में रेड कलर में देख रहे हैं उसको कुरिंची कहते हैं, उसके बाद ये पल्लई कहते हैं। ये जो बीच वाला हिली रीजन था ये रेड कलर में, उसके बाद ये पलई है, फिर मुलई है, फिर मारोतम है। मारोतम वो रीजन था जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। ये प्लेन लैंड था और यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छी होती थी। और फिर नियतल एरिया, कोस्टल एरिया जो भी है, जहाँ से ट्रेड रूट सी ट्रेड हमें देखने को इस एरिया से मिल जाता है। तो ये 5 ज़ोन हैं जिसको तिनई सिस्टम के तहत बाँटा गया था अलग-अलग ज़ोन में। प्रत्येक ज़ोन के पास अपना सॉइल था, अपना क्लाइमेट था, हर जगह अलग-अलग रेनफॉल होते थे, अलग-अलग प्लांट्स वहाँ पे दिखते हैं, अलग-अलग एनिमल्स, पीपल, ऑक्यूपेशन, ये सब हमें अलग-अलग वहाँ पे दिखते हैं अलग-अलग ज़ोन में। अलग तरह के डेटी हमें अलग-अलग टोपोग्राफी में दिख जाते हैं, तो ये सब चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है। बाउंड्रीज़ कोई रिजिड नहीं थे कि जो तिनई एरिया में है, जो कुरिंजी में है, वो पलई नहीं जाएगा। आपस में इंटरेक्शन सबका होता था, इवन बार्टर सिस्टम भी हमें यहाँ पे इन लोगों के बीच देखने को मिलता है। कुछ आप जान लें इसके बारे में, तो कुरिंजी कुरिंजी हिली एरिया था जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग होगा। अब हिली एरिया है तो वहाँ पे खेती कम होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा जानवर को पालेंगे और शिकार ज़्यादा करेंगे। तो ये लोग शिकार करते थे, क्योंकि ये हिली एरिया था। यहाँ पे ये रहते थे और यहाँ पे सेयोन और मुर्गन, ये 2 तरह के भगवान थे जिनका ये पूजा करते थे। और जो फ्लावर्स पैटर्न थे, कुरिंजी फ्लावर यहाँ देखने को मिल जाता था। कुरिंजी फ्लावर्स के बारे में कहा जाता है कि ये 12 साल में एक बार ये फ्लावर जो है वो आता है प्लांट में। फिर दूसरा जो एरिया है वो है मुल्लई। मुल्लई जंगली एरिया को मुल्लई कहते थे, जहाँ पे लोग अपने कैटल को चराने के लिए लेकर जाते थे। पास्चर लैंड भी इसको कहते हैं। यहाँ पे कैटल रेयरिंग होती थी, यानी जो अपने पशुओं को चराने लेकर जाते हैं, शीप, गॉट, ये सब। और यहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमें देखने को मिलता है कि कुछ पेड़ों को, कुछ एरिया को आग लगा करके जला दिया गया और फिर वहाँ के सॉइल पे खेती की गई कुछ दिनों के लिए, जो कि एक ट्रैवल लोग करते थे, जो नोमैड्स करते थे, वो काम यहाँ पे किया जाता था। मुल्लई ट्री यहाँ के फेमस प्लांटेशन है और मेयोन यहाँ के देवता हैं। फिर एक पलई एरिया है, पलई जिसको एरिड या ड्राई ज़ोन, जिसको कि हम लोग रेगिस्तान भी कहेंगे, उस एरिया को पलई कहा गया। यहाँ पे भी कैटल रेडिंग होता था, यहाँ पे लोग हमला करते थे, लूट-पाट करते थे।
यहाँ पे जो ट्री है वो पलई ट्री है, और यहाँ के जो देवी देवता हैं वो उनको हम लोग कोर्रावई कहते हैं। फिर एक नेतल एरिया था। नेतल जो कोस्टल रीजन है जहाँ से सी ट्रेड हो पाता था। यहाँ पे फिशिंग होती थी, यहाँ पे पर्ल डाइविंग होता था, जो मोती का जो लोग मोती निकालते थे समंदर से, फिर उसको बेचते थे। सॉल्ट मेकिंग का काम भी समंदर के किनारे हो जाता था। वाटर लिली यहाँ के फेमस फ्लावर्स हैं, और वरुणन जो हैं जिसको हम लोग वरुण देव कहते हैं, बारिश के देवता, वो यहाँ के देवता माने जाते हैं। एक मारुदम एरिया है। मारुदम एरिया ये प्लेन एरिया है जहाँ पे नदियाँ हमें दिखती है। क्योंकि यहाँ पे नदियाँ हैं तो यहाँ का जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल होगा, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर की वजह से राइस प्रोडक्शन, शुगर केन प्रोडक्शन भी हमें इस एरिया में दिख जाता है। मारुदम फ्लावर्स यहाँ के जो है वेजिटेशन है, और वेंदन यहाँ के देवता हैं। तो ये पूरे के पूरे जो 5 ज़ोन हैं उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस किए। अब तिनई कॉन्सेप्ट में और अगर हम आगे देखें तो कुरिंजी, ये हंटिंग ट्राइब्स यहाँ पे रहते थे, क्योंकि ये हिली एरिया था, ट्राइब्स यहाँ ज़्यादा रहते थे। और ये बीन्स, सेसम, ये सब चीज़, बैम्बू, ये सब चीज़ यहाँ पे उपजाते थे। मैट्रियार्कियल यानी कि यहाँ पे जो है विमेन का पोजीशन हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ देखने को मिलता है। फिर आते हैं मुल्लई पे। मुल्लई जो पेस्टोरल पीपल थे, जो जंगल में लोग रहते थे, जहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता था। यहाँ भी विमेन जो है वो काफ़ी बिग रोल प्ले करती थी। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि किनशिप जो है वो यहीं से हमें देखने को मिलता है। पलई की बात करें, पलई वो ड्राई एरिया है जिसको ड्राई मतलब रेगिस्तान वाला एरिया हम कह सकते हैं। यहाँ इनहेबिटेड बाय मारवाड़ एंड कल्लार, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो इस एरिया में रहते थे, और ये खास करके रेटिंग का काम करते थे, यानी लूटपाट का ये काम करते थे। कोस्टल पीपल जो है वो नेतल एरिया में रहते थे। यहाँ पे पर्ल्स, सॉल्ट मेकिंग, ये सब काम यहाँ पे किया जाता था, और कुछ पैडी और फिश ऑयल भी यहाँ पे हमें प्रोडक्शन इसका दिख जाता है। मरोदम जो कि रिचेस्ट एग्रीकल्चरल जोन था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन, यहाँ से एग्रीकल्चर का भी यहाँ से सरप्लस हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्लॉमेन रहते थे जो यहाँ खेती करते थे, जिसको उलवार और तलवार कहते हैं। ये आर्टिसंस को अट्रैक्ट किए, ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किए, क्योंकि सरप्लस बहुत ज़्यादा है। जिस एरिया में एग्रीकल्चर रिच होगा वहीं पे लोग ज़्यादा आकर के बसेंगे। तो अर्लीस्ट किंग एंड टाउन ये सब इसी एरिया में हमें दिखता है, जो काफ़ी ज़्यादा इस एरिया को स्ट्रॉन्ग बना दिया था। नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे एग्रेरियन सिस्टम इन तमिलहम। अब हम देखने जा रहे हैं एग्रेरियन सिस्टम तमिलहम में। अगर हम देखें, तमिलहम वही एरिया है जिस एरिया को हम लोग क्या कह रहे थे, चेर चोल पांड्या जहाँ पे रहते थे। तमिलनाडु का कुछ एरिया और कुछ केरला का एरिया। यहाँ अर्लीस्ट किंग जो थे वो चोल चेर पांड्या थे। ये सब एक्चुअली से चिफडम थे, बड़े बड़े घर, मतलब बहुत बड़े जो हाउस होल्ड होते हैं वो थे, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड करते थे उस गांव पे और इसको कंट्रोल करते थे। ये मारुदम और नियतल जोन में बसते थे। मारुदम में तो बसेंगे ही, क्योंकि यहाँ पे क्या था, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और नियतल जो कोस्टल एरिया है, तो सी कोस्ट पे ये लोग अपना कोस्टल ट्रेड किया करते थे। कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स जो हमें दिखता है इस एरिया में, वो उरैयूर और कावेरी पत्तनम दिखता है। ये उरैयूर और कावेरी पत्तनम ये चोल के अंडर था। मदुरई और कोरकई ये दो टाउन जो है वो पांड्या के अंदर थे। और वंजी और मुसीरी ये जो टाउन है वो चेर के अंदर था। कोस्टल टाउन को हम लोग पत्तिनम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि कोस्टल टाउन का नाम जो है वो पत्तिनम था। जो रिच फील्ड्स और मारुदम में होता था, जहाँ पे ढेर सारे क्रॉप उपजाए जाते थे, उसको मेनुपुलम कहते थे, जहाँ पे राइस और शुगरकेन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। वेनुपुलम जो है वो अलग दूसरे फील्ड हैं, जहाँ पे मिलेट्स, पल्सेस, सीसम, रूट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स उपजाए जाते थे, उसको वेनुपुलम कहते थे। जहाँ पे राइस और शुगरकेन उपजाए जाते थे, उसको मेनपुलम कहते थे। टूल्स की बात करें तो टूल्स में हमें यहाँ पे स्पेट्स दिख जाता है, कुदाल दिख जाता है, होज, सिकल्स, हशिया जिसको कहते हैं वो दिख जाता है। और ये सब एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता था एग्रीकल्चरल सरप्लस में। बुलॉक्स यानी कि बैलगाड़ी और बफेलोज भी यूज किए जाते थे प्रोड्यूस को एक जगह से दूसरे जगह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ढोने के लिए। आयरन स्लैग जो है वो ढेर सारे साइट्स पे हमें देखने को मिल जाता है। इरिगेशन की बात करें तो टैंक इरिगेशन हमें यहाँ दिखता है। छोटे छोटे डैम बनाए जाते थे पानी को स्टोर करने के लिए, ताकि सही तरीके से एक इरिगेशन पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा था। एंशियंट रेजरवॉयर जो है, यानी जहाँ पे पानी को रोक कर रखा जाता था, वो कावेरी पत्तनम में हमें देखने को मिलता है।
लैंड वाज मोस्टली कलेक्टिवली ऑन्ड, लैंड जो है वो लोग का अपना लैंड होता था। अ, मतलब एक ग्रुप के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता था। ठीक, बार्टर सिस्टम हमें यहाँ देखने को मिलता है, प्रॉफिट ओरिएंटेड ट्रेड भी हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। कुछ कल्टीवेटर्स हैं जैसे कि उझावर, इनको प्लॉमैन कहते थे, जो कि खेत जोतने का काम करते थे। वेल्लालर, ये मास्टर ऑफ द सॉइल थे, यानी कि इनको जो है सॉइल की अच्छी जानकारी होती थी। लेबर ऑल्सो केम फ्रॉम अतियोर, लेबर जो है वो अतियोर, जिसको हम लोग स्लेव कहते हैं, स्लेव भी लेबर बन के काम करते थे और ज़्यादातर स्लेव जो है वो लेबर के तरह ही काम करते थे। तो फैमिली लेबर ही काफ़ी नहीं था, अगर वहाँ के सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ फैमिली लेबर पे डिपेंड होती तो सरप्लस जो प्रोडक्शन था वो नहीं हो पाता। तो अलग अलग जो यहाँ कल्टीवेटर्स हैं, जिनका नाम हम लोग यहाँ देखें, वो यहाँ पे अपना रोल प्ले करते थे। तमिलहम के में कुछ इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह था। तमिलहम में जो गांव था उसको उड़ कहते थे, और वो गांव बनता था अलग अलग फैमिली ग्रुप्स को मिला के। तो अलग अलग जो फैमिली ग्रुप्स होते थे उनको कुड़ी कहते थे, और एक घर का जो हेड होता था, जिसको मुखिया कहते हैं, उसको किलार कहते थे। तो ये सब मिल करके एक गांव बनता था। किनशिप वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, चिप्स कॉल्ड कोमकन, पेरू मकन, ये सब जो हैं मेजर मेजर नेम हैं जिनको कि हीरो सन कहते थे। और ये हेरिडेटरी लीडरशिप के तरह काम करते थे कि इनके पिता जो भी लीडर थे, फिर इनका पुत्र आया वो भी लीडर बना। इस तरीके से ये काम यहाँ पे चल रहा था। लैंड रेवेन्यू हमें यहाँ मेनली दो तरह का दिखता है, एक है इरई और दूसरा है तिरई। तो इरई रेगुलर टैक्स को कहते थे, और तिरई जो है वो ट्रिब्यूट होता था, उसको तिरई कहते थे। दो तरीके से यहाँ हमें रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। रूलर्स वेयर ऑफ्न एडवाइज्ड नॉट टू बी टू हार्श, रूलर्स को हमेशा कहा जाता था कि ज़्यादा हार्श मत बनो, कठोर मत बनो, और लिबरल होकर के सोसाइटी को कंट्रोल करो। जो रिसोर्सेज होते थे उसको फिर रिडिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता था, जिसको कि हम लोग गिफ्ट कहते हैं। तो ये गिफ्ट जो है वो राजा के द्वारा और चीफ के द्वारा, रिच फार्मर्स के द्वारा जो है लोगों को दिया जाता था। जैसे कुछ लैंड हम देख रहे थे कि गिफ्ट के तौर पे बुद्धिस्ट को दिया जाता था, ब्राह्मण्स को दिया जाता था। तो रिसोर्सेज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। रेडिंग अभी भी हमें दिख रहा है, प्लंडर अभी भी दिख रहा है, लूटपाट हमें अभी भी दिख रहा है, वो कॉमन था। और जो लूटा जाता था उस लूट के सामान को बोटी कहते थे, उस बोटी को फिर फाइटर्स के बीच में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। प्रिस्ट्स के बीच में जो थे, ब्राह्मण्स थे, उनमें रिडिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। इस तरीके से ये चल रहा था। ट्रेड की बात करें तो ओवरसी ट्रेड बहुत ज़्यादा यहाँ हमें देखने को मिलता है। खास करके रोम के साथ हमें यहाँ ट्रेड देखने को मिला। रोम के साथ हम लोग क्या करते थे, ओवरसीज ट्रेड में जो इंपोर्ट करते थे, यानी जो मंगाते थे, वो होता था गोल्ड कॉइन, वाइन, ग्लास, ये सब हम इंपोर्ट करते थे, यानी दूसरे देश से अपने देश में मंगाते थे। और जो एक्सपोर्ट करते थे उसमें हम लोग पेपर एक्सपोर्ट करते थे, मसाले एक्सपोर्ट करते थे, मोती जो कीमती कीमती पर्ल्स थे वो एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल यानी जो कपड़े होते थे वो एक्सपोर्ट करते थे, आइवरी, टिम्बर, ये सब हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। और इम्पोर्ट गोल्ड कॉइन्स, वाइन, ग्लास, ये सब हम लोग इम्पोर्ट करते थे। तो इस तरीके से ओवरसीज ट्रेड भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। सोसाइटी जो है अब भी ट्राइबल सोसाइटी ही था, लेकिन किनशिप अब धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा था। मतलब किनशिप ट्राइबल सोसाइटी का ही एक हिस्सा था। अब क्या हो रहा है, यहाँ जो मेन इम्पोर्टेंट जो फेज है, जो सब कुछ चेंज लेके आएगा, वो है सोशल डिफरेंसेस अब बढ़ने लगे। यानी पहले जो काम के हिसाब से जो जो काम कर रहा है, जिसका जो वर्क है उसके हिसाब से सोसाइटी डिवाइडेड थी, अब वो नहीं था, अब सोशल डिफरेंसेस आ रहे थे। अब ब्राह्मण्स जो थे वो अब अपने आप को सबसे ऊपर फिर रखना शुरू किए, हाई स्टेटस में रखना शुरू किए। बाद में वेल्लालार जो है वो पावरफुल हो जाते हैं, फिर वो अपने आप को स्ट्रांग होल्ड सोसाइटी में मानने लगते हैं। तो अब हमें क्या दिख रहा है, सोशल डिफरेंसेस हमें दिखने को मिल रहा है, कास्टिज्म हमें यहाँ पे अब दिखना शुरू हो रहा है उस एरिया में। विमेन जो पहले स्ट्रांग होल्ड पोजीशन में थी, यानी विमेन एक मैट्रियार्कल सोसाइटी भी कह दिया जा रहा था, एक विमेन का अपना एक स्टेटस था सोसाइटी में, वो अब घटने लगा। अब विमेन को जो है, विमेन पे स्ट्रिक्टर कंट्रोल, ज़्यादा कंट्रोल किया जाने लगा और उसे अब दबाया जाने लगा। बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो स्प्रेड हो गया था। ट्रेडर्स जो हैं वो
ज़्यादातर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अपनाने लगे थे, वो इसको फ़ॉलो करने लगे थे। तो ये सारे जो है सोसाइटी में चेंजेज़ हमें देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, क्योंकि सोशल डिफरेंसेस ज़्यादा दिखने लगा, अब जो वर्कर्स थे उनको अब लोअर कास्ट में रखा जाने लगा। तो अब इस वजह से तिनई सिस्टम अब डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, ठीक? ओवरसीज़ ट्रेड भी डिक्लाइन होने लगता है इस वजह से। कास्ट सिस्टम अब ज़्यादा अपना पैर पसारने लगता है, स्ट्रेंथन होने लगता है। फ्यूडल जो है, अब उनका जो फ्यूडल लॉर्ड थे, जो बड़े-बड़े ज़मींदार थे, वो अब ज़्यादा दिखने लगते हैं सोसाइटी में। स्मॉल पेस्टोरल ग्रुप जो थे, वो अब एग्रीकल्चर को जॉइन कर रहे हैं, या फिर उनको लोवेस्ट रैंक पे सोसाइटी में रख दिया जा रहा है, हायर स्टेटस वाले लोगों के द्वारा। तो ये सारे रीजंस थे जिससे तिनई सिस्टम जो है वो खत्म होता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके साथ ही हम लोग तमिलहम को क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तमिलहम यानी कि जो चेर चोल पांड्या वाला रीजन था, जो तमिलनाडु और केरल के कुछ एरिया थे, वो हम अब देख लिए। अब हम लोग दक्कन में देखते हैं। दक्कन में देखने का मतलब है, अब हम सातवाहन का देखते हैं कि सातवाहन के अंडर एग्रीकल्चरल सोसाइटी कैसा था। तो शिफ्ट फ्रॉम कैटल, सातवाहन का भी वही हाल था, कैटल रेयरिंग था पहले, पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन था। अब वहाँ से ये लोग आगे बढ़ते हैं और सेटल्ड एग्रीकल्चर, यानी कि अब नदी किनारे अब एक एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। सेटल्ड लाइफ होती है, एक सोसाइटी डेवलप होता है, और एग्रीकल्चर जो है वो टॉप पे होता है प्रोडक्शन के, और इकोनॉमी में ये मेजर रोल प्ले करता है। तो इसके साथ हमें सेटलमेंट्स भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एग्रीकल्चर अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो सेटलमेंट्स भी हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और कहाँ देखने को मिलेगा, तो रिवर बेसिन्स पे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे नदियाँ हैं, जहाँ पे खेती हो रही है, वहीं पे हमें सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो रिवर बेसिन, कोस्ट्स, प्लेट्यू, ये सब पे हमें अब सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकना कम कर दिया है। क्रॉप्स जो है सातवाहन के टाइम पे वो दक्कन एरिया में व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट्स, ये सब हमें देखने को मिलता है। ग्राम, पीक, कॉटन, कोकोनट, ये सब। जो टूल्स थे एग्रीकल्चर में, वो भी हमें अब इम्प्रूव होता हुआ दिखता है दक्कन में। सातवाहन के अंदर वो है, प्लॉशेयर्स की यूज हो रही है, सिकल्स की यूज हो रही है, स्पेड्स की यूज हो रही है, एक्सेस का यूज हो रहा है। होज जो है वो सॉकेट होज होज जो कुदाल होते हैं ना, वो सॉकेटेड कुदाल होते थे, यानी उसमें हम लोग एक अच्छा हैंडल लगा करके उस पे अच्छे से काम कर सकते थे। ये सब चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलता है। सातवाहन के टाइम पे दक्कन में इरिगेशन में भी एक मेजर चेंजेस थे, कि इरिगेशन जो है वाटर व्हील्स के ज़रिए होता था। यानी कि एक इस तरीके का व्हील है, और वो एक पॉन्ड के पास ऐसे व्हील को लगा दिया गया, और इसमें ढेर सारे बकेट लगा दिए गए, और इस ये व्हील घूमता रहता था। व्हील ये घूमता रहता था, और बकेट से पानी निकल के फिर वो एग्रीकल्चर फील्ड में जाता था। तो ये वाटर व्हील टेक्नोलॉजी हमें सातवाहन में देखने को मिला। टैंक इरिगेशन दिख रहा था, टैंक बना दिया गया, वेल बना दिया गया, और वहाँ से फिर पानी निकाला गया। गोदावरी और कृष्णा नदी इस एरिया में मेन रिवर है, और इस जगह पे ढेर सारे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरिया कहेंगे, बहुत ही फर्टाइल एरिया है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा सेटलमेंट हमें देखने को मिला। आंध्र वाले एरिया में कॉटन भी काफ़ी फेमस हमें यहाँ पे प्रोडक्शन इसका दिख रहा था। लेबर की बात करें तो वेजेस, लेबरर और स्लेव्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। स्लेव्स जिनको पैसे नहीं मिलते थे, और वेज लेबरर्स जो दिन दिहाड़ी लेकर के अपना गुजारा करते थे। रिच लैंड ऑनर्स को हम लोग गहपति कहते हैं, जिनके पास ढेर सारे जमीन होते थे, खेती करते थे, बहुत रिच होते थे, उनका नाम था उनको हम लोग गहपति, ये आप याद रखेंगे, उनको गहपति कहते थे, ठीक। लैंड ग्रांट्स हमें यहाँ देखने को मिलता है। किंग्स एंड प्राइवेट पर्सन्स जो हैं वो डोनेट करते हैं लैंड, खास करके ब्राह्मण्स को और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को। ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, क्योंकि इनके पास नॉलेज काफ़ी थे, तो ये सीजन के बारे में पता करते थे। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में ये लोग इनोवेशन लेकर आते थे। तो लैंड ग्रांट्स यानी जमीन जो है ब्राह्मण और बुद्धिस्ट को दान किया जाता था। सातवाहन पीरियड में भी हमें ये देखने को मिलता है, जो कि तमिलहम में भी हम लोग देखे थे। टैक्सेस जो अलग अलग तरह के लिए जाते थे, जिसका नाम था कर, दे, मेय, भाग, ये सब अलग तरीके के टैक्सेस थे, ठीक। और लैंड मेजर्स को हम लोग हल कहते थे। इस एरिया में अगर हम सोशल लाइफ को देखें, सातवाहन का जो पीरियड है, जो दक्कन एरिया है, उसमें हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म, इवन जैनिज्म भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, कि ये सबको सातवाहन बहुत सपोर्ट करते थे।
फेमस बुद्धिस्ट टीचर नागार्जुन जो हैं वो यहीं पे रहते थे। दक्कन में सातवाहन के ही टेरिटरी में रहते थे। ढेर सारे विहार और स्तूप भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि ग्रांट के तौर पे दिया गया था। कुछ फॉरेन ग्रुप्स थे जैसे यवन, शक, पहलव, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इस एरिया में आकर बसे हुए थे और यहाँ की सोसाइटी में वो घुल मिल गए थे। पीपल जो हैं वो अपने प्रोफेशन के नाम से जाने जाते थे, यानी कि कास्टिज्म अभी भी हमें सातवाहन में नहीं दिख रहा था। मेन जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन था, वो प्रोफेशन के तहत हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। जैसे कि हल्का, जिसको जो प्लॉमैन था उसको हल्का बोलते थे। जो शेफहर्ड थे, जो कैटल को रेयर करते थे, उनको गोलिका बोलते हैं। वर्धाकी, ये कारपेंटर को इस नाम से बुलाया जाता था। और जो वीवर होते थे, बुनकर होते थे, उनको कोलिका कहा जाता था। तो अभी भी यहाँ पे हमें तमिलहम में दिखा था कि ब्राह्मणिज्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया था, वो अपने आप को सोसाइटी में ऊपर रखे हुए थे और बाकी के वर्कर को लोअर स्टेटस में रखे हुए थे। वो चीज़ यहाँ पे अब तक नहीं दिख रहा है। अब भी लोग अपने प्रोफेशन के नाम से जाने जा रहे हैं। सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्कल थी, जॉइंट फैमिली बेस्ड था, लेकिन सम वुमेन जो हैं वो हस्बैंड का टाइटल भी यहाँ पे यूज़ कर रहे थे। लैंड ग्रांट्स जो हैं यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं और ये पावरफुल लैंड लॉर्ड्स जो हैं वो इसको क्रिएट करते थे। एक्चुअल कल्टीवेटर्स बिकम डिपेंडर, जो रियल कल्टीवेटर थे वो लैंड ऑनर्स से लैंड लेते थे, फिर उस पर खेती करते थे। इस तरीके से एग्रीकल्चर यहाँ पे चलता था। दिस प्रोसेस लेटर कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, और यही चीज़ बाद में फ्यूडलिज्म में बन गया कि बड़े बड़े जमींदार जो हैं वो फ्यूडल हो गए, फ्यूडल लॉर्ड कहलाने लगे। ये अब जो छोटे छोटे एग्रेरियन में इन्वॉल्व पर्सन होते थे उसको लैंड देते थे फार्मर्स, वो खेती करते थे और जो प्रोड्यूस था वो फिर फ्यूडल लॉर्ड को मिल जाता था। तो इस तरीके का सोसाइटी हमें दक्कन में देखने को मिलता है। तो तमिलहम और दक्कन ये दोनों हम यहाँ पे देखें। समराइज कर लें अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो तिनाई सिस्टम को हम लोग पढ़े, कितना इम्पोर्टेंट था, किस तरीके से एक्सचेंज होता था गुड्स एंड सर्विसेज, पीपल, जिसको बार्टर सिस्टम भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। रेडिंग अब भी चल रहा था, जो हमला होता था, वो जो प्लंडरिंग होता था, वो सब चीज़ अभी भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। बाद में सेटल्ड एग्रीकल्चर हमें यहाँ देखने को मिला माड़ोदम वाले एरिया में। दक्कन में फिर हम देखें सातवाहन प्रमोटेड प्लॉ एग्रीकल्चर, सातवाहन ने प्लॉ एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। लैंड ग्रांट का प्रैक्टिस भी हमें यहाँ देखने को मिला कि अब यहाँ पे फ्यूडल सिस्टम देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े रिच जो फार्मर थे वो ज़्यादा लैंड को कैरी करने लगे और फिर वो छोटे छोटे किसान को लैंड देते थे खेती करने के लिए। सोसाइटी जो है अब वो ट्राइबल सोसाइटी से अब एक सेटलमेंट की ओर चली गई, जिस वजह से एक ग्रेटर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलता है। कास्ट डिफरेंसेस भी हमें यहाँ तमिलहम में देखने को मिले। फ्यूडलिज्म का शुरुआत हमें यहाँ देखने को मिला। ये सब चीज़ हम यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिला। तो ये सब था यूनिट 4 में जो हम लोग आज कंप्लीट किए। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। थैंक यू।